ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी से लास्ट टाइम भी एमडी कैट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में भी पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के मतलब अकॉर्डिंग। आप लोगों का जो बुक है मतलब उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें जो एलिमेंट्स के गिवन है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ओके। ऑलरेडी आप लोगों ने बेसिक्स में भी पढ़ा, मतलब क्लास ग्रेड 9 में भी पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों के पास CL आप लोग के पास 37 है और CL 35 है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप लोग के पास CL 37 आइसोटोप्स की आप लोग के पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इट्स मीन कि ड्यूट्रियम हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन वाटर देन प्रोटियम, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेटिकली। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अगर लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपके नॉलेज में डिफरेंस ना आए तो फिर आपका लेक्चर लेना वेस्ट है, ठीक है। और ज़रूर आएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या जो भी जिस लेवल के भी स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे टीचर हो, जो भी हो, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास होते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आप लोगों के पास क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या टू रिमूव आप लोगों के पास, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम आइसोलेटेड, क्या फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों के पास क्या होता था, मेटल सरफेस से डायरेक्टली आप लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट और या इजेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, पहले आप लोगों के पास एलिमेंट या जो भी हो पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप लोगों के पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों के पास क्या होता था, आप लोग डायरेक्टली मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट या नॉकआउट करते थे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक लेटिस है, ठीक है। आप लोगों के पास ए है, यहाँ पर ये ए है, ये ए है, ठीक है। आप लोगों के पास ये एक लेटिस है, ठीक है। तो आप अगर इसे एनर्जी देते हो तो वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी या तो इसके लेटिस को ब्रेक करने में या कोहेसिव एनर्जी में यूज होगी, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इससे ए को आइसोलेट करोगे, ठीक है। और गैसियस स्टेट में अब आप इसे क्या करोगे, आप इससे जो इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करोगे, ठीक है, निकालोगे। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज हुई, जो एनर्जी आपने दी, उसे क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो आप लोगों ने बोला था कि चार्ज के नीदर भी क्रिएटेड, आप लोग चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये देखिए ना, आपने चार्ज क्रिएट किया कि नहीं, पॉजिटिव भी किया और नेगेटिव भी किया, ठीक है। और आप बोलते थे कि चार्ज के नीदर भी क्रिएटेड, मैंने तो क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप अपनी डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज करिए। आप लोगों के पास डिफिनीशन किस तरह है कि अ पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट अ नेगेटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट अ पॉजिटिव चार्ज, आर टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर चार्ज आप लोगों के पास जीरो है, यहाँ पर +1 और -1 से क्या आता है, जीरो आता है। तो दोनों साइड्स पर चार्ज जीरो है कि नहीं, तो बिल्कुल जीरो है। टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज तो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव को क्रिएट करते हो तो उसके साथ नेगेटिव जरूर क्रिएट होगा, अगर नेगेटिव क्रिएट करते हो तो उसके साथ पॉजिटिव जरूर क्रिएट होगा, ठीक है। आप अलग पॉजिटिव मतलब सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज को क्रिएट नहीं, हमेशा कपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या काज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी काज इलेक्ट्रिसिटी। ये बात भी याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ने मोशन स्टार्ट किया, फ्री हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो आप लोगों के पास होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या काज करता है,
काज करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या काज करता है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन एनर्जी आप लोगों के पास काज करता है कलर, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब जो प्रोटॉन उसने एब्जॉर्ब क्या होता है एक्साइटेड स्टेट तक, ठीक है, वापस आने में वो प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ कलर एमिट करेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन आप लोगों के पास क्या करता है, वो काज करता है कलर, ठीक है, काज कलर। लेकिन आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या काज करता है, वो काज करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट होता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक एटम से निकालते हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मतलब हम निकालते हैं तो उसे बोला जाता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये बात आप अपने माइंड में फिट कर, चाहे जो भी कंडीशन हो जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो या जो भी हो, आपके पास क्या होगा, आप लोग के पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो लास्ट वाला होता है वो हमेशा होगा सेकंड वाले से ज़्यादा, और सेकंड वाला हमेशा ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले से ज़्यादा, चाहे जो भी हो जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो या जो भी हो। अभी हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये तो जस्ट डिफिनीशन तो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या है इसके, जी ओके, मतलब इसके एप्लीकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास, मतलब मैंने बोला कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास एक बात ये भी नोट कर लिए, अगर नोट करें कि अगर आप लोगों के पास सडन चेंज आता है, ठीक है, सडन चेंज एंड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप लोगों के पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में सडन चेंज आता है तो ये आपको क्या शो करता है, इट शोज क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शो करता है। अगर आप लोगों के पास क्या आता है, सडन चेंज आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं तो इसके लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसका जो वो आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए जो होता है आप लोग के पास होता है ऑलमोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और आप लोगों के पास जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आप लोगों के पास 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मीन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप Al+4 बनाते हो तो आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके आसपास होता है। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आया, सडन चेंज आया कि नहीं। तो मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या शो हुआ, मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी से ये शो हुआ कि मेरे पास वैलेंस, मतलब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। वो 3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रह सकता है, ठीक है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास होता है सोडियम, ठीक है। अगर मैं सोडियम से क्या करता हूं, अगर मैं सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आप लोग के पास इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है तो वो ऑलमोस्ट क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है कि क्या होता है। लेकिन अगर मैं इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं +2 तो इसके लिए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना बड़ा चेंज आया, ठीक है। तो ये मुझे क्या शो करता है कि सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में या सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सडन चेंज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आपको क्या शो करता है, आपको ये शो करता है कि आप लोगों के पास क्या है, एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल मैग्नीशियम का भी, अगर आप मैग्नीशियम का करते हो तो Mg+1 में जब जाता है तो मतलब आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं होती, मतलब अगर Mg+2 में जाते हो, ठीक है, तो मतलब डिफरेंस
11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ना, ठीक है। लेकिन अगर आप Mg+3 में जाते हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, मतलब चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो सकता है, रह सकता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए स्टेबल या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3rd इलेक्ट्रॉन को निकालने, ये 2nd इलेक्ट्रॉन तो इससे हाइड्रेशन एनर्जी भी निकाल सकता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हालांकि मैग्नीशियम +2 Mg+ से ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनना चाहिए ना कम आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं। लेकिन आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास 3rd आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आप लोगों के पास ग्रेटर होगा किससे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। और किससे ग्रेटर होगा, ये होगा ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हुआ। अब हम इसके एप्लीकेशन और इसकी डिपेंडेंसी और इसके जो लॉजिक्स है, रीजंस है, वो हम क्या करते हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम मतलब सबसे पहले ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जी, कुछ जी, ओके। तो आप लोगों के पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेल, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आप लोगों के पास कम होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस में और वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अगर शेल बढ़ता है तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। तो थोड़ी सी कम एनर्जी पर भी आप क्या कर सकते हो, एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल, या आप लोगों के पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम, ठीक है। और ये आप लोगों के पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम से, मतलब ये मतलब सोडियम का ज्यादा है, फिर क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो आप लोगों के पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, सीजियम की होती है, क्योंकि फ्रांसियम रेडियोएक्टिव है, उसकी हम स्टडी नहीं करते, ठीक है। आप लोगों के पास द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास किसके, सीजियम की है, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिएक्टिविटी, ठीक है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड फैक्टर आप अपने साथ नोट करिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होल्ड होता है न्यूक्लियस का, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि जर्नली, क्या, जर्नली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गलती की प्लेनिशी का वो हो रही, जर्नली, ठीक है, जर्नली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जर्नली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप लोग के पास क्या होता है, Z न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो मैं लिखता हूं कि जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब लॉजिक्स आते हैं, ठीक है, कि मतलब लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन भी था, मतलब ग्रुप 2 का आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द 3, ठीक है। हालांकि 3 का ज़्यादा होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उतना आप लोगों के पास क्या होगा, उतना आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। आप लोगों के पास क्या हो, आप लोगों के पास P6 हो, आप लोगों के पास क्या हो, D10 हो, या आप लोगों के पास F14 हो, या आप लोगों के पास P3 हो, या आप लोगों के पास D5 हो, या आप लोगों के पास F7 हो। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या होती है,
बहुत हाई होती है, ठीक है। ये स्टेबल है, सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस अनसिमेट्रिकल होता है, इसीलिए तो आप लोग क्या करते हो 4s1 और 3d5, हालांकि एस फुलफिल्ड है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को क्यों शिफ्ट करते हो, उसे अनस्टेबल कर रहे हो, डी को स्टेबल कर रहे हो, ये क्या बात है, ठीक है। लेकिन इसकी कोई सिमेट्री मतलब वो नहीं होते, तो हम सिमेट्री के लिए इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट, क्योंकि सिमेट्री से क्या आती है आप लोगों के पास, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास अगर मैं पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट को, आप लोगों के पास क्या है, लिथियम है, ठीक है, आप लोग के पास क्या है, बेरिलियम है, आप लोग के पास बोरान, आप लोग के पास क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्लोरीन है और नियान है, ठीक है। तो आप जब विक्रांत, तो मतलब आप लोग के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी, 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 ठीक है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के पास क्या है, 2s2 है, ठीक है, और ये आप लोगों के पास क्या है, 2p1 है। तो ये देखिए, ये आप लोगों के पास स्टेबल है, ठीक है, मतलब फुलफिल्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से क्या है, आप लोगों के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो बेरिलियम यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास जस्ट इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों के पास 2p3 और यहाँ पर 2p4 होता है। तो 2p3 आप लोगों के पास हाफ फिल्ड है, मीन एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो आप लोगों के पास क्या होगा, ऑक्सीजन इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल इसी तरह ये फ्लोरीन और ये नियान, तो ये आप लोगों के पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, ठीक है, पीरियड नंबर 2 में। तो यही एमसीक्यूज, मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास यही आई थिंक ईटा का क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में आप लोगों के पास किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों के पास 3s2 है और ये आप लोगों के पास क्या है, 3p1 है। तो ये आप लोगों के पास फुलफिल है कि नहीं, एक्स्ट्रा स्टेबल है कि नहीं। तो मैग्नीशियम करेक्ट ऑप्शन था, और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, ठीक है। पास पेपर का क्वेश्चन है। इसी तरह बिल्कुल आप जाइए तो बिल्कुल इसी तरह ही, मतलब आप लोगों के पास हो गए, यहाँ पर फास्फोरस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सल्फर आ जाएगा, इसी तरह बिल्कुल आप जाइए, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के पास जो फुल फिल्ड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहते, वो अपने सिमेट्री को लूज, मतलब वो स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखिए, फिर आप लोग क्या करें, मतलब अगर आपसे पूछिए, आपसे यही एक्सेप्शंस वाले, मतलब लॉजिक्स वाले पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 में तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा है इससे, इसकी ज़्यादा है इससे, इसकी ज़्यादा है इससे, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, बेरिलियम है, आप लोगों के पास मैग्नीशियम है, आप लोगों के पास स्ट्रांशियम है, आप लोगों के पास बेरियम है और आप लोगों के पास रेडियम है। तो बिल्कुल यही ऑर्डर है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं आप लोगों के पास यहाँ पर जाओ, बोरान, एल्यूमिनियम, ठीक है, आप लोगों के पास गैलियम, एंडियम, ठीक है, और तेलियम, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बोरान का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद तेलियम आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट कन्फेक्शन एफ सबशिल आ जाता है, जिसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, 4 होती है। तो वो विन शील के इलेक्ट्रॉन, मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आता है, डी, मतलब आप लोगों के पास जो डी ऑर्बिटल की 4 शील्डिंग इफेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाता है गैलियम, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम, और फिर क्या आ जाता है आप लोगों के पास, एंडियम। तो ये ही आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों के पास लेंथेनाइट कन्फेक्शन होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस सबशिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इसका साइज, तो जिसकी वजह से आप लोगों के साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है, आप लोग के पास है, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, आप लोगों के पास क्या है, जर्मेनियम, ठीक है,
थिन एंड लिट, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी लिंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है तो ये ऊपर चला जाता है, मीन लिट का आयोनाइजेशन एनर्जी थिन से क्या होता है, ज्यादा होता है, बाकी वही ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आप लोगों का हो गया। आप लोगों के पास सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन, मतलब आप लोगों के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता है, हीलियम होता है। तो आप अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है पीरियोडिक टेबल में, वो आप लोगों के पास है हीलियम की। द मोस्ट हाईएस्ट मतलब द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, वो कौन सा एलिमेंट है, या मान ली वो हीलियम है, ठीक है। और लोवेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी होती है, ठीक है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मतलब डिस्कस किया। अच्छा, अब आप लोगों को के पास जो सब शेल्स होते हैं तो आप लोगों के पास उसमें जो मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एस सब शेल की ज़्यादा होती है, पी और पी का ज़्यादा होता है, डी और डी का ज़्यादा है, एफ, क्योंकि आप लोगों के पास कोई बोलता है कि ये क्या होता है, मतलब करीब होता है, नहीं, ये आप लोगों के पास क्या है, ये मतलब सिमेट्रिकल है, ये आप लोगों के पास न्यूक्लियस, मतलब आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका एक और रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इशारे के लिए समझदार काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, समझदार के लिए इशारा नहीं, ओके। तो आप लोगों के पास क्या है, इसके बाद ये तो इसका हो गया क्या, ये तो मतलब अगर इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट, ये भी आप अपने साथ नोट करिए, ठीक है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास क्या होगा, कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ, ओके। इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से आप क्या कर सकते हो, मेटालिक कैरेक्टर को मतलब बता सकते हो कि मतलब कौन स्ट्रॉन्ग मेटल होगा और कौन वीक। मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास कम है तो आप लोगों के पास मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, आप लोगों के पास ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है हाइड्रोजन, ठीक है। आप लोग ये तो नहीं, ये तो ख़त्म कर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम तो हम नहीं लेते, रेडियोएक्टिव है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट इसकी है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, गुड मेटल है, ठीक है। ये बात आप लोग मतलब आपको पता होना, जल्दी जल्दी मैं ये दो भी बता देता हूँ, ठीक है। फिर वो पीछे से इशारा हो रहा है कि वीडियो की लेंथ बढ़ गई, ठीक है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आपको क्या इंडिकेट करता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आपको इंडिकेट करता है कि या तो आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास हेलोजन है, और या आप लोगों के पास क्या है, आप लोग हेलोजन या आप लोग के पास नोबल गैसेस है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब इनकी आप लोग के पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर क्या हो, ग्रेटर हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर लेसर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब चीज़ें अभी वो हम मुझे नहीं दे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।